नमस्कार। आज हम दो ऐसे शब्दों पर बात करने वाले हैं जिन्हें हम सब रोज सुनते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं। वो शब्द हैं राज्य और राष्ट्र। पर क्या कभी ये सोचा है कि इनके असल मायने क्या हैं? क्योंकि देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये तो वो शक्तिशाली विचार हैं जो हमारी पूरी दुनिया को शेप देते हैं। तो चलिए आज इन्हीं को जरा और करीब से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। एक राज्य आखिर होता क्या है? जब हम स्टेट या राज्य शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद किसी देश का नक्शा, है ना? पर असल में ये नक्शे पर खींची गई कुछ लकीरों से कहीं ज्यादा, कहीं गहरी और जटिल चीज है। अच्छा, किसी राज्य को समझने के लिए ना पहले हमें समाज को समझना पड़ेगा। समाज क्या है? समाज तो हमारे रिश्तों का एक जाल है। हमारा परिवार, दोस्त, क्लब, धार्मिक समूह, ये सब समाज का हिस्सा हैं। ये सब आपसी समझ और रीति रिवाजों से चलते हैं। लेकिन जब यही समाज पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, मतलब जब वो अपने लिए कुछ नियम कानून बना लेता है, एक सरकार चुन लेता है, तब जाकर वो एक राज्य बनता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक इनफॉर्मल ग्रुप से एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में बदलने जैसा है। तो सवाल ये उठता है कि किसी राज्य को बनाने के लिए आखिर चाहिए क्या क्या होता है। इसे ना एक रेसिपी की तरह समझ सकते हैं। एक ऐसी रेसिपी जिसमें 4 बेहद ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स हैं, और मज़े की बात यह है कि अगर इनमें से एक भी इंग्रेडिएंट कम हो गया तो फिर वो डिश, मतलब वो राज्य, बन ही नहीं सकता। तो इस रेसिपी के पहले 3 इंग्रेडिएंट्स तो बड़े सीधे साधे हैं। सबसे पहले लोग चाहिए, यानी जनसंख्या। फिर उन लोगों को रहने के लिए एक तय जगह चाहिए, यानी एक टेरिटरी। और फिर उनको चलाने के लिए एक सिस्टम चाहिए, यानी सरकार। पर जो चौथा और सबसे अहम, सबसे जादुई इंग्रेडिएंट है ना, वो है संप्रभुता या सॉवरेनिटी। और यही वो चीज है जो किसी भी जगह को एक असली राज्य का दर्जा देती है। तो फिर ये संप्रभुता है क्या भला? देखिए, बहुत आसान शब्दों में इसका मतलब है सुप्रीम पावर, अंतिम शक्ति। इसके 2 पहलू हैं। एक, देश के अंदर यानी अपनी सीमाओं के भीतर राज्य की सरकार ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है, उसके कानून सब पर लागू होते हैं। और दूसरा पहलू है देश के बाहर। इसका मतलब है कि वो राज्य किसी दूसरे देश के कंट्रोल में नहीं है, वो अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि राज्य क्या होता है। पर अगला बड़ा सवाल ये है कि ये बने कैसे? इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब इंसानों को इनकी जरूरत क्यों पड़ी? इस सवाल के जवाब में ना इतिहास में कई बड़ी दिलचस्प और एक दूसरे से बिल्कुल अलग-अलग थ्योरीज दी गई हैं। और इसी बहस के सेंटर में है जीन जैक रूसो की ये मशहूर लाइन, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है पर हर जगह वो जंजीरों में है। ये लाइन हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आज़ाद इंसानों ने अपनी आज़ादी छोड़कर एक सरकार के कंट्रोल में रहना क्यों स्वीकार किया होगा। अब देखिए, इस सवाल का जवाब ना वक्त के साथ बदलता गया। बहुत पुराने जमाने में माना जाता था कि राज्य बस एक बड़े परिवार का ही रूप है। परिवार से कबीला बना, कबीले से जनजाति और फिर राज्य। फिर आया मध्ययुग, जब ये माना जाने लगा कि राज्य तो भगवान ने बनाया है और राजा धरती पर भगवान का प्रतिनिधि है। लेकिन फिर 17वीं 18वीं सदी में एक बड़ा क्रांतिकारी आइडिया सामने आया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। और इस थियरी ने कहा कि राज्य भगवान ने नहीं, बल्कि हम इंसानों ने आपस में मिलकर अपनी मर्जी से बनाया है। और इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के 2 सबसे बड़े नाम थे, थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक। और कमाल की बात यह है कि दोनों के विचार एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। हॉब्स का कहना था कि सरकार के बिना की दुनिया, जिसे वो स्टेट ऑफ नेचर कहते थे, वो बहुत भयानक होती। एक ऐसी दुनिया जहां हर इंसान दूसरे इंसान के खिलाफ जंग लड़ रहा होता। इसलिए इस अफरा तफरी से बचने और सुरक्षा के लिए एक मजबूत एब्सोल्यूट शासक का होना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ थे लॉक। उनका मानना था कि नहीं, इंसान के पास जन्म से ही कुछ नेचुरल राइट्स होते हैं, जीने का अधिकार, आज़ादी का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। और सरकार का काम इन अधिकारों को छीनना नहीं, बल्कि इनकी रक्षा करना है, वो भी लोगों की सहमति से। तो चलिए मान लेते हैं कि राज्य बन गया। अब अगला सवाल, इसका काम क्या है? इसका रोल क्या होना चाहिए? क्या इसका काम सिर्फ हमारी सुरक्षा करना है, या फिर इसे हमारी जिंदगी के हर पहलू में शामिल होना चाहिए? यहीं पर मॉडर्न पॉलिटिक्स की एक और बड़ी बहस शुरू होती है। ये बहस है मिनिमल स्टेट और वेलफेयर स्टेट के बीच। मिनिमल स्टेट को नाइट वॉचमैन स्टेट भी कहते हैं, मतलब एक ऐसा राज्य जिसका काम बस एक रात के चौकीदार जैसा है, बाहरी हमलों से बचाना और अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखना, बस।
ये लोगों की जिंदगी या इकोनॉमी में ज्यादा दखल नहीं देता। इसके बिल्कुल उलट है वेलफेयर स्टेट, यानी कल्याणकारी राज्य। ये राज्य मानता है कि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ सुरक्षा देना नहीं, बल्कि अपने नागरिकों की भलाई को एक्टिवली प्रमोट करना है। जैसे सबको शिक्षा देना, स्वास्थ्य सुविधाएं देना, सोशल सिक्योरिटी देना, ताकि समाज में बराबरी और न्याय आ सके। और अब आते हैं उस सवाल पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। हम अक्सर राज्य और राष्ट्र यानी स्टेट और नेशन शब्दों को एक ही मान लेते हैं, है ना? पर पॉलिटिकल साइंस में इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी फर्क है। तो चलिए इस फर्क को समझते हैं। देखिए, राज्य या स्टेट एक पॉलिटिकल और लीगल कॉन्सेप्ट है। इसकी एक तय सीमा होती है, एक सरकार होती है और संप्रभुता होती है। इसे आप एक कंप्यूटर के हार्डवेयर की तरह समझ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्र या नेशन एक कल्चरल और साइकोलॉजिकल चीज है। ये लोगों का एक ऐसा समूह है जो एक कॉमन भाषा, संस्कृति या इतिहास के आधार पर आपस में एक जुड़ाव महसूस करता है, एक हम की भावना रखता है। तो अगर राज्य हार्डवेयर है तो राष्ट्र उसका सॉफ्टवेयर है, एक एहसास है, एक पहचान है। और यही वजह है कि राज्य और राष्ट्र का नक्शा हमेशा एक जैसा नहीं होता। ऐसा हो सकता है कि एक ही राज्य के अंदर कई अलग अलग राष्ट्र हों, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो भारत ही है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक ही राष्ट्र के लोग कई अलग अलग राज्यों में बटे हुए हों, जैसे कि कुर्द समुदाय के लोग। और ये सारी बातें हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। आज की इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया में, जहां क्लाइमेट चेंज, महामारी या आर्थिक मंदी जैसी चुनौतियां किसी एक देश की सरहदों को नहीं मानती, वहां राज्य का भविष्य क्या है? क्या ये जो संप्रभुता का आइडिया है जो हमने अभी समझा, क्या वो बदल रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले कई दशकों तक हमारी दुनिया की राजनीति को दिशा देगा। ये सोचने के लिए एक दिलचस्प बात है ना?